पीओके में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पर लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब जब इनके खुद के ऊपर गाज गिरी है तो इन्हें भारत की याद आ गई। उनकी जो रीजनल गवर्नमेंट है, उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है लोकल्स का, वो मतलब डोमिनेट हो जाता है और फिर उसका कोई मायने नहीं रखे जाता। दिल्ली की जो चीजें हैं उसे भी रोक दिया गया है। आने वाले समय में और भी दिक्कतें होने वाली हैं। भारत की एजुकेशन चली रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काम कर रही हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इंडियंस का जॉब्स का कहाँ जा रहा है? भारत को तो मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान हो रहा है। ये एक पीस ऑफ पेपर है जो डस्टबिन के अंदर फाड़ के फेंका जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये आवाज बुलंद हुई है पीओके में, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर का वो भाग जिस पर पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा कर कर बैठा है। लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ उस पूरे इलाके में आवाज बुलंद हो रही है। वो पाकिस्तान से खुलेआम कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आखिर ये पूरा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की सरकार किस स्थिति में है इस समय? इन सभी पहलुओं को आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 100 लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को क्या पत्र लिखा है। इन सभी पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह टोल। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही कहूँगा कि जो ये पीओके में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पर लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपका इस पर क्या राय है? मैं तो इतना ही बोलूंगा कि अब जब इनके खुद के ऊपर गाज गिरी है तो इन्हें भारत की याद आ गई। और जी, जहां तक फैक्ट्स हैं, आतंकी ट्रेनिंग ग्राउंड्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे लॉन्च पैड्स हैं, मरकज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान मिलिट्री वेटरन्स को इसी इलाके में रिटायर करवा के वादियों के अंदर अच्छी सी जमीन दे दी जाती है ताकि यहाँ पे डेमोग्राफी में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बना रहे। और राम अगर पूछे तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये डिस्प्यूट शुरू कहाँ से हुआ। तो हाँ ये सर, मैं डिस्प्यूट नेक्स्ट आपसे शुरू यही हुआ, पूछने वाला था। तो ये शुरुआत तब हुई जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो 12 सीटें हैं वो इनकी रीजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व है फॉर रेफ्यूजीज, जो हिंदुस्तान के कश्मीर के लिए इन्होंने रिजर्व करके रखी है। अब पाकिस्तान क्या करता था, ये 12 जो सीटें हैं इसमें ये प्रो पाकिस्तान प्रो इस्लामाबाद बेस्ड लोगों को इन 12 सीटों पे खड़ा करवा के फिर पूरी दखल अंदाजी और डोमिनेंस करवाता है। और हुँ, जिसकी वजह से जो पीओ जेके के लोग हैं, उनकी जो रीजनल गवर्नमेंट है, उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है लोकल्स का, वो मतलब डोमिनेट हो जाता है और फिर उसका कोई मायने नहीं रखे जाते। और हुँ, पाकिस्तान कोर्ट ने भी बोला है कॉन्स्टिट्यूशनली कि ये 12 की 12 सीटें जिस तरीके से अलॉट हो रही है वो सही हो रही है। इसके खिलाफ कोर्ट में केस भी हुआ था। तो जब पाकिस्तान जुडिशरी ने ही पाकिस्तान मिलिट्री का साथ दे दिया, इस्लामाबाद का ही हाथ पकड़ा इस मसले को लेके, तो जाहिर हुँ। सी बात है जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी काफी आप समझ ले आक्रोश, गुस्सा है। और इन्होंने ये दखल अंदाजी इसलिए की है क्योंकि कोई भी रेजोल्यूशन होती है, कोई भी सोल्यूशन होता है, ये 12 सीटें इन्वॉल्व हो जाती है पाकिस्तान की साइड लेने। ऊपर से इतने सालों जी, से बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, पर इन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। और देखा जाए तो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इनके गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजेके में ही है। हुँ, तो वहां से बिजली बट रही है, उन्हीं के लोगों को बिजली नहीं मुहैया हो रही और इनको बिल भी इतने लंबे चौड़े आप दे रहे हो।
ठीक है। फिर जो सब्सिडी होनी थी गेहूं पे, आटे पे, वो है नहीं। इन्फ्लेशन अलग से कमर तोड़ के बैठी है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे पाकिस्तान सरकार सड़क बना दे वही बहुत बड़ी बात है, वरना अभी भी वहां पे अभी तक बिजली भी नहीं है। ठीक है। तो मतलब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही थी कि इन्हें ग्रेटर इकोनॉमिक रिलीफ चाहिए, इन्हें और भी ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और इन सब को लेके ये जो 12-13 सीटें हैं, ये कोई इनको हेल्प नहीं करती थी नेगोशिएशंस को लेके। प्रोटेस्ट को भी नाकारते थे ये 12-13 सीट, और इनका कोई भी प्रदर्शन को सक्सेसफुल नहीं होने देते। तो इनमें आक्रोश था कि भाई या तो ये 12 सीटें अब इंडिया के ही लोग इस पे बैठेंगे जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे है। तो इसको लेके फिर वहां पे राइटिंग शुरू हो गई। फिर गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया और सिचुएशन इतनी इंटेंसिफाई हो गई कि सैकड़ों की तादाद में हंड्रेड्स ऑफ अरेस्ट हुए, इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया। ठीक है। इन्होंने एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय कर दी, जैसे कि रेंजर्स है, इनकी लोकल पुलिस फोर्स है, पंजाब से लोकल पुलिस फोर्स लेके आए हैं। ठीक है। और फिर इन्होंने सेडिशन के केसेस फाइल कर दिए जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सपोर्टर थे। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हुई हैं। फिर एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, निहत्थे लोगों को मारा गया इसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। सर इतना ही नहीं, मैं आपको रोकते हुए सर एक बार पूछना चाहूंगा, इतना ही नहीं, इस बात की भी खबरें आ रही हैं कि जो पाकिस्तान का पंजाब साइड है, जो पंजाब सूबा है, वहां से जो रसद जाता था, जो खाना पीना या जो बाकी डेली की चीजें हैं, उसे भी रोक दिया गया है। ये कितना सही है और कितना ये कारण बना है पूरे प्रोटेस्ट को बढ़ाने में? मैं तो ये पूछ रहा हूँ राम की पाकिस्तान मिलिट्री को कौन रोक रहा है ये करने के लिए? कोई भी नहीं। जो भी पाकिस्तान मिलिट्री बनता है वो करे। तो ये सारी चीजें होते हुए अब बहुत ही ज्यादा, मतलब देखिए इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी जाना चाहते थे, उनको रोक दिया जाने के लिए। तो ना कोई वहां अंदर जा पा रहा है, ना बाहर आ पा रहा है। ठीक है। और फिर इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए हैं कि मौतें बहुत हुई दोनों साइड, सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के दोनों के बीच मौतें हुई हैं। काफी लोग हैंडीकैप हुए हैं, आंख हाथ निकल गए हैं लोगों के, इंजरीज बहुत सीरियस हुई हैं। ठीक है। और फिर टेरिटरी वाइड शटडाउन्स हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके जाओ तो दोनों ही इलाके बंद पड़े हैं, चक्का जाम हुआ पड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रही, बिजनेस बंद है। तो बेसिकली पूरी जो इनकी डे टू डे डेली लाइफ है वो इफेक्ट हुई है। और मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं कि ये वो ही ब्लूप्रिंट है जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान कश्मीर पे अप्लाई किया। ये अब वापस कर्मा जिसे कहते हैं ना, कर्म जी। तो अपने कर्मों के जो रिजल्ट है ये वो भुगत रहे, और आने वाले समय में और भी दिक्कतें होने वाली है। बल्कि एक स्टेटमेंट भी आई है कि इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। हाँ सर, मैं इससे पहले कि इससे संबंधित आपसे सवाल पूछूं, वहां से एक वीडियो इस प्रोटेस्ट से सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। मैं पहले अपने दर्शकों को वीडियो ऑडियो सुना दूं, उसके बाद मैं उससे आपसे सवाल पूछता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इसलिए गुजारिश ये है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़बान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब आपकी बैत नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है। मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया,
जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होते हैं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सर, इसमें एक बात कही जा रही है कि कश्मीर को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानियों को उनकी ज़रूरत है, कश्मीर की ज़रूरत है और उनके लिए और भी रास्ते खुले हैं। आज ये जिस तरह से भारत का हवाला दे रहे हैं, ये जो अभी भारत का हवाला दे रहे हैं, ये तब इतने अग्रसर क्यों नहीं होते या विरोध क्यों नहीं करते जब पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिज्म है, वो भारत में होता है? देखिए, जब तक तो सारी चीजें पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए चल रही थी, एंटी इंडिया रेटोरिक चल रहा था, आतंकी तंजीमें एक्टिव थी, इनके लॉन्च पैड अच्छी कंडीशन में रेडी थे, इनके मरकज वेल फंक्शन थे, फंडिंग लगातार आ रही थी। तो देखें, जब से नोटबंदी हुई 2016 सितंबर से, तब से इनकी फंडिंग को इम्पैक्ट हुआ है। ऊपर से जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री का जो डिग्रेडेशन हो रहा है और जितना करप्शन है, जिस तरीके से उन्होंने अपने बजट सेशन को ही एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया। 25% तो पाकिस्तान मिलिट्री ने खुद की तनख्वाही बढ़ा दी, जवान से लेकर मास्टर तक कहते हैं 25% सबकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए। तो ये बेसिकली सिंदूर में जो मार खाई इन्होंने, उसके लिए ये अपने बंदों को मोटिवेट रखने के लिए और इन सर्विस रखने के लिए इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, क्योंकि बगावत सुनने में ये भी आ रहा है कि कम से कम 150 रेंजर्स और पुलिस वाले मिलके ये इन्होंने रिवोल्ट किया है, हथियार चलाने से मना कर दिया है अवाम के खिलाफ, जो पीओ जो जी कहना चाहूंगा कुछ ठीक था, पर इंडिया में आतंक रहा था। आप खानकोट, आप पुलवामा ले लो, आप पहलगाम ले लो, तो ये जो पी क्यूब है, ये पी क्यूब ये तो आराम से बैठ के तमाशा, जब 26 तमाशा देख रहे थे, तो कालूचक हुआ तो इनसे मतलब इन्होंने कभी भी भारत पे हुए आतंकी हमलों पे ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कभी कंडमनेशन नहीं दी, कभी कॉल फॉर नॉन वायलेंस नहीं किया, भारत के खिलाफ ही बोलते रहे। अब जब पाकिस्तान मिलिट्री इनके गले पकड़ रही है और इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज यूएस को बेच बेच के वो अपने खजाने भर रहे हैं, अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इनके तो खिलाफ हो गया सब, इनके तो हो गए हैं। और इन्हें अभी क्यों अनएम्प्लॉयमेंट अब क्यों याद आ रही है? पिछले 20 सालों से एक ही एम्प्लॉयमेंट इनकी टेररिज्म। सिंदूर के बाद इनकी टेरर फैक्ट्री नहीं चल सकती, इम्पैक्ट आया है। पाकिस्तान आर्मी को भी अकल आ रही है धीरे धीरे कि ये इसको जितना देंगे आतंकवाद को, उतनी ही मार पाकिस्तान आर्मी खाएगी, ना कि पाकिस्तान की। तो इन पे पाकिस्तान मिलिट्री नेसेसिटी थी, क्योंकि देखिए जितनी आवाज ये उठाएंगे उतना बगावत वाला माहौल होगा, तो जायज सी बात है इनके प्रोटेस्ट को ये ज्यादा देर तक नहीं चलने देंगे। अब रेटोरिक वीडियो में जैसे हमने सुना कि ये भारत कह रहे कि दरवाजे खुल सकते हैं, तो पहली चीज इतना ही बोलूंगा कि जब खुद पे मुसीबत आ चुकी, जब खुद पे ही हमारे खुद पकाओं ने अब बैरल की नोक ये आतंकवादी तंजीम और ये जो नौजवान जो वॉलंटियर करते थे, इन्हीं के ऊपर अब इन्हें भारत याद आ रहा है। ऐसे नहीं होता। पहले दिन जब थे तब ये चुप्पी से थे, और मतलब 1940 से लेके परसों तक इन्होंने कभी भी नहीं बोला कि इंडिया के साथ शामिल होना है, कभी भी कोई कंडमनेशन नहीं बोली। 26/11 भी हुआ, चुप्पी साथ। इनकी साइलेंस, इनकी चुप्पी मतलब एक साइलेंट अप्रूवल था कि जो हो रहा है होने दो, ऐसे तो तक चलेगा नहीं। वो भारत ने ऑप्शन दिया,
अब इन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। और एक लेटर भी है, तो आप जब उस पे आएंगे हाँ तो सर, मैं उस लेटर के बारे में भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे। दरअसल 100 परमानेंट सिटीजन्स हैं, भारत से भी हैं और पाकिस्तान से भी। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी लिखा है और शहबाज शरीफ को भी पत्र लिखा है कि ये हॉस्टिलिटीज जो है वो कम होने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि भारत ने कभी हॉस्टिलिटीज कब क्रिएट की पाकिस्तान के लिए? हमेशा आतंकवाद पाकिस्तान से ही भारत की तरफ आया है और उससे बहुत नुकसान हुआ है, कई बेगुनाह लोगों की जान गई है। और जब उस पे कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को कॉर्नर किया, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको अबेंडन किया है, ऐसे समय में जब पाकिस्तान एकदम कॉर्नर दिख रहा है, उस समय में इस तरह के लेटर के क्या मायने हैं और इस पूरे लेटर का कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए राम, अगर तो आप चिट्ठी पढ़ोगे तो जी, उसके अंदर साफ साफ लिखा है। मैं एक बार चिट्ठी पढ़ के बता देता हूँ जल्दी जल्दी जी, दर्शकों को कि रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब इंडिया और हुँ, पाकिस्तान के, ये चिट्ठी में लिखा गया है कि वी दी अंडरसाइंड सिटीजन्स, मतलब हुँ, अमन की आशा वाली गैंग, जी, respectfully urge the government of India and Pakistan to take meaningful and sustained steps towards restoring peace, normalcy, dialogue and cooperation in South Asia. पहली चीज तो बताओ कि रिस्टोरिंग पीस, तो मैं ये पूछना चाहूंगा अमन की आशा वालों को कि पीस भंग किसने किया पहले, हुँ, सबसे बड़ा सवाल। हु जी, डिसरप्टेड द पीस? हुँ, दूसरा नॉर्मलसी, तो कश्मीर में तो खुद आंकड़े बता रहे कि ऑल टाइम हाई टूरिज्म है। पहलगाम के हमले के बावजूद टूरिस्ट इन्फ्लक्स अभी भी बना हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट्स बनाए जा रहे हैं हुँ, बड़े बड़े जे में। तो इसे नॉर्मलसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जहां हुँ, तक डायलॉग और कॉपरेशन इन साउथ एशिया की बात है, तो देखो, आप एक साइड पे खंजर लेके बैठे हैं पीठ में के लिए, और आगे से आप मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि अमन की आशा। तो ऐसे तो हुँ, होगा नहीं ना, डबल। ठीक है, जी, या तो आप आतंकवाद को बॉयकॉट करो और फिर टेबल पे बैठ के बात। पर मेरा सवाल है कि हम बात करें क्यों, किस चीज सही को बात लेके है। बात। और ये जो लेटर है, मैं अभी और पढ़ के बताता हूँ कि हुँ, ये लेटर इज अ ट्रैप, पॉलिटिकल ट्रैप। इंडिया एंड हुँ, पाकिस्तान टुगेदर home to nearly 1/5 of humanity. A large portion of our population is young. Continued hostility deprives millions of young people of opportunity, prosperity, and a secure future. तो अब मैं पूछना चाहूंगा, इंडिया में कहाँ पे प्रॉस्पेरिटी रोक दी गई है, कहाँ पे सही अपॉर्चुनिटीज बात। नहीं है, और कहाँ पे फ्यूचर सिक्योर नहीं है यंग पीपल का? अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताइए, इंडिया में ये कहाँ पे मौजूद है? वही तो सर, बड़ी हैरानी की बात है कि बड़ी हैरानी की बात है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं होती है या उसका जो एक हमेशा एक एजेंडा रहा है भारत में आतंकवाद फैलाने का, उस पर अगर कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान से बात नहीं होती, तो इससे भारत के युवाओं का क्या नुकसान होगा? भारत की एजुकेशन चली रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काम कर रही हैं, जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, इंडियंस का जॉब्स का कहाँ जा रहा है? भारत को तो मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान हो रहा है। भारत का यहाँ पे नुकसान एक जगह होगा। मैं एक बार लेटर कंप्लीट कर दूं। जी। द पीपल ऑफ हुँ, बोथ कंट्रीज डिजर्व अ फ्यूचर डिफाइंड बाय पीस, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, जो इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं, रादर देन हुँ, परपेचुअल मिसट्रस्ट एंड कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट कौन कर रहा है? आतंकवाद हुँ, कौन फैला रहा है? ब्लीड बाय थाउजेंड कट्स किसकी पॉलिसी है? ये जो अमन की आशा है ना, और लुटियंस लॉबी, ये सवाल के जवाब देने चाहिए। ठीक है, decades of estrangement has hindered our collective potential. भाई कलेक्टिव किसका कलेक्टिव? whose collective? ठीक है, and impose significant social, economic and human cost for India. Yes, जितने इन्होंने हमारे लोग मारे हैं, जितनी दहशत इन्होंने फैलाने की कोशिश की, जितनी डेवलपमेंट को इन्होंने बॉयकॉट करवाया, ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान ही रुकावटें पैदा की है ना। We believe हुँ, that sustained engagement and dialogue remain the only viable path to resolving differences. तो अगर
ये बोल रहे सस्टेन्ड एंगेजमेंट एंड डायलॉग रिमेन द ओनली वायबल पाथ, तो पिछले 30-40 साल से ये आतंकवाद को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? इन्हें अब क्यों अकल आई है इन चीजों को लेकर? एंड अ स्टेबल एंड प्रॉस्परस रीजन, वी देयरफॉर रिस्पेक्टफुली अर्ज यू टू कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अब हमें किसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है? सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मनिर्भर भारत है, हम सस्टेन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज टॉप ऑफ द क्लास, ठीक है, रेल कनेक्टिविटी है, बाई एयर कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल द विलेजेस कंप्लीट हो चुका है, इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है, टीवी हर जगह अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 अवेलेबल है, आपको गैस मिल रही है 24 घंटे, आपको राशन मिल रहा है 24 घंटे, एवरीथिंग इज ऑन द डोर स्टेप। तो इंडिया वाले जम्मू कश्मीर में किसको कहां पे रुकावट आ रही है? और इनकी लास्ट में 2 पॉइंट है, रिस्टोरिंग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड रीइंस्टेटिंग हाई कमिश्नर्स इन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। क्यों भाई? हम क्यों इतनी मतलब पीओजेके के लोगों को इतनी डेस्परेशन क्या है कि ये विचोले बने हुए है ना, रिज्यूमिंग नॉर्मल वीजा सर्विसेज ऑफ बोथ कंट्रीज। अब ये जो वीजा सर्विसेज है, ये है इनकी ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए, ये वो वीजा। दूसरा, जब से आर्टिकल 370 हटा है, अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली को देख लीजिए, इनके धंधे और बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। सर, इसमें भारत से भी काफी, और भारत से काफी बड़े बड़े नाम है, कई सांसद भी हैं, इन सब लोगों के नाम है, लेकिन इन सब के बीच ये अभी भी सवाल बनता है कि आखिर भारत ने तो कभी हॉस्टिलिटी क्रिएट नहीं की पाकिस्तान के लिए, तो ये जो लेटर लिखा जा रहा है, बातचीत करने की बात कही जा रही है, इससे होगा क्या? अगर पाकिस्तान से बात करेंगे भी तो क्या बात करेंगे? पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि वी शुड नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट और पीपल हु बैक टेररिस्ट, encourage terrorist infrastructure, who encourage terrorist training, who encourage radicalization and are enemies of India or enemies of the state. तो ये तो पहली चीज तो नामंजूर है, नंबर 1। नंबर 2, आप नाम देखें ना, look at the class breed of people, ना नस्ल, ये जो लिस्ट में लोगों के नाम है, इनकी नस्ल देखें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 50 साल से ऊपर हो गए, इसने कश्मीर का सोल्यूशन नहीं निकाला, ना निकलने दिया। मिरवाइज उमर फारूक बहुत क्लोज फ्रेंड यासीन मलिक का, कल सरला भट्ट के केस में उसे कन्विक्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसे या तो उम्र कैद या फांसी होगी, हम तो चाहते हैं फांसी हो, ठीक है। मतलब आप लगा लें कि जो ग्रुप कमांडर रवि खन्ना है, उसके शरीर में 27 गोलियां इस बंदे ने दागी है, यासिन मालिक अभी जिंदा उम्र, और ये सारे कांग्रेस ही है। फारूक अब्दुल्ला, मिरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, ठीक है, मणिशंकर अय्यर, प्रोफेसर मनोज झा, एएस दुल्लत। आप इंटेलिजेंस महकमे के साथ आपका ताल्लुकात है और आप हैंड इन ग्लव पाकिस्तान की और दुश्मन की तरफदारी और उससे हाथ मिलाना चाहते हो, वाई? ठीक है, और भी है, मतलब आगा सैयद हसन, जो कि नाम ही नहीं मैंने देखा, एक 11वां नाम है सिर्फ रीटा मनचंदा। वी डू नॉट नो दीज सिटीजन्स, हम नहीं जानते इन लोगों को। आगा सैयद मुंतजीर मेहदी, इमरान अहमद हसन, डॉक्टर जॉन दयाल, ललिता रामदास, एनडी पंचोली, प्रहलाद गोविंदा, इसमें प्रोमिनेंट बिजनेसमैन भी है। मतलब ये वो लोग हैं जिनके निजी इंटरेस्ट है, जो अपना बिजनेसेस यहाँ पे फ्लरिश करना चाहते हैं, यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं ताकि पैसा कमा सकें, लैंड एक्वायर कर सकें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं आज की तारीख में इन सब के डिजिटल मोबाइल फोन्स की इन्वेस्टिगेशन अगर आज एनआईए करेगी, आज खड़े पैर अगर एनआईए इन्वेस्टिगेट
90% इन लोगों के पर्सनल ताल्लुकात और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तानी पाए जाएंगे इनके मोबाइल के अंदर। मैं लिख के देने को तैयार हूं। मतलब ये जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये बोल रहे हैं, इसमें से कौन टीवी पे आया है कंडेम करने के लिए पहलगाम का हमला? इनमें से किसने तरफदारी की ऑपरेशन सिंदूर की? इनमें से कौन है एक्टिविस्ट जिसने बोला 26/11 के विक्टिम्स के लिए इंसाफ दिया जाए? एक भी नहीं है। ये है वो अमन की आशा जो दोगले लोग हैं। इनमें से किसी का भी अपनी औलाद ना फौज में होगी ना किसी फोर्सेस में होगी। ये सब फॉरेन में पढ़ रहे होंगे या तकड़े तकड़े स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे। इनके तकड़े तकड़े बिजनेसेस हैं, इनके पास बहुत पैसा है, और जो कांग्रेस के राज में इन्होंने पैसा बनाया है उसके दम पे ये आज ब्याज लेके जिंदगी जी रहे हैं। इनके कोई खर्चे नहीं है। तो टू बी पॉलिटिकली एक्टिव ये अब ये नाटक रच रहे हैं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इनकी डिजिटली। इनके मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप सब चेक होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने खड़े पैर कैसे कोऑर्डिनेट करके ये लेटर इन्होंने निकलवा लिया। विद हुज परमिशन आर दे इंटरेक्टिंग विद द एनिमी अक्रॉस द बॉर्डर? सवाल तो ये है ना कि संपर्क क्यों हो रहा है, संपर्क कैसे हो पा रहा है, क्यों हो पा रही है, ये सवाल है। एनआईए गेट इनटू इट। तो इनका एक नमूना बनाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और रॉ को करना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे ये सांच गांठ करके इन्होंने कैसे ये लेटर पब्लिश किया। और ये सिटीजन्स, ये अनरिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं है। अब आफ्टर आर्टिकल 3 ये एक पीस ऑफ पेपर है जो डस्टबिन के अंदर फाड़ के फेंका जाएगा। इनकी ये हालत हो गई आज। तो ये शेयर डेस्परेशन है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। यदि आपके मन में भी जियोपॉलिटिक्स से कोई सवाल है जो आप मेजर समरपाल सिंह तूर से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।